जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा था। घटना चक्र ये किताब के नाम है। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन हमारा M.K. गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उनमें से सर्वप्रथम सबसे पहले भाग उन्होंने कहाँ पे लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। गांधी जी भारत बीच बीच में आते रहते थे, तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि वो साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने भारत वापस नहीं आए थे, वो भारत आए थे। महात्मा गांधी सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में उन्होंने भाग लिया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कौन से नगर के बाहर ये स्थित है साबरमती आश्रम? तो ये है आपका अहमदाबाद। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने ये अहमदाबाद में किया था, उसके बाद इसे आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा को देखते हुए इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इस आश्रम को हम क्या कहते हैं? इस आश्रम को हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? तो सबसे पुराना आश्रम इनका फिनिक्स है, क्योंकि ये डरबन में इन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में यह आश्रम को स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 में दोबारा खोला गया है। ठीक है। तो फिनिक्स महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आश्रम था। तो फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आश्रम था, कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पे अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए एक धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की और उन्होंने बोअर युद्ध के समय, ये पूछा जाता है बोअर युद्ध, याद रखिएगा, इन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का भी कार्य किया था। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अब नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इसमें आपको असर्शन और रीजन पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। पहला है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो बताइए, ए आपका अभिकथन और आर मतलब कारण, रीजन, कौन सा सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए, इसमें जो पहला उत्तर है, मतलब पहला असर्शन है आपका, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था, ये सही है। लेकिन ये जो जुझारूपन देखना, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत। इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे।
एक चीज़ याद रखिएगा, हमें भी, आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, कभी भी आपको अगर ये लगे कि आप डरपोक हैं या जुझारूपन आप में नहीं है, तो आपको कुछ ज्ञान गांधी जी से भी लेना चाहिए। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया था। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया था। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरीके से अहिंसात्मक थी और उनमें हिंसा, आक्रामक इत्यादि का भाव था। इसीलिए कारण आर आपका गलत है। अंग्रेजी में प्रश्न में मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को गलत साबित करता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि क्या इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृद न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश के पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे कि देश का जो पुनरुद्धार है राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिया गया है। विकेंद्रित सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने की सक्रियता मिले। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है वो भी लागू किया गया है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो आपको बताना है कि गांधी जी ने जो राजनीति का प्रतिमान प्रस्तुत किया है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो देखिए, नैतिकता है, धर्म है, मानवता है, सत्ता नहीं है। गांधी जी राजनीति के खिलाफ थे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता है, धर्म है, मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदेश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अथवा सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है। तो वो कैसा राज्य चाहते थे? राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। बिहार का वह रसोया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, यह कौन था? तो यह था आपका बटक मियाँ। जो बटक मियाँ थे ये आपके थे वह रसोइया जिन्होंने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में महात्मा गांधी जी बिहार क्यों गए थे? नील चंपारण के लिए। चंपारण आंदोलन के समय में नील बागान के प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। इरविन ने अपने रसोइया जो था बटक मियाँ उसको गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। इरविन ने, ठीक है, ये नील बागान के प्रबंधक थे। बटक मियाँ ने अपनी मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। ठीक है।
किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बटक मियां। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। ठीक, बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार करके इसे सत्याग्रह का शब्द में परिवर्तित कर दिया। तो स्पष्ट है कि सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बाकी इनके भतीजे मगनलाल गांधी ने सदाग्रह का शब्द का प्रयोग किया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह शब्द किसने प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल आपका सत्याग्रह कहलाता है। क्लियर? और वर्ष 1917 में चंपारण में सत्याग्रह को उन्होंने प्रारंभ किया था और गांधी जी का भारत में जो पहला सफल सत्याग्रह था वह चंपारण आंदोलन ही था वर्ष 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था? तो वह था आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, बाकी चंपारण के बारे में कुछ पढ़ भी लेते हैं फिर से दोबारा। चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों के और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर जो विवाद छिड़ा था उसमें हस्तक्षेप करके किया था। फिर वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की जो नष्ट हुई फसल थी और फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार उन पर लगान में छूट नहीं दे रही थी, इसके कारण भी महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। तो दायित्व है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपके 3-4 जो सत्याग्रह उन्होंने चलाए थे सबके बारे में बता दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो किस नाम से पहचानी जाती थी? तीन कटिया सिस्टम। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? सॉरी। तो ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक निष्क्रिय विरोध करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए जो निष्क्रिय विरोध करना था उसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी सर्वदेह जाने जाते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष किया था उस संघर्ष को इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर इन्होंने सत्याग्रह शब्द को चुना और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। गांधी जी का मानना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है
और सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव से भिन्न है। क्लियर? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का मानना था कि विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से, अगर आप विदेशी वस्त्रों को नष्ट करते हैं तो ये राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सबसे अच्छा और सर्वोत्तम व्यवहार होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था? वह भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। तो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का एक बाजार समझता था। इसलिए जब आपने विरोध किया तो इससे उसका प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम दिया गया है। इस कालक्रम को आप सही से चयन करें। मतलब पहले क्या हुआ था, दूसरे क्या हुआ था, ऐसे आपको चयन करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चंपारण हुआ था। चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग। तो 1 2 3 4 है ऑप्शन बी। देखिए, बात करें चंपारण की तो चंपारण आपका हुआ था वर्ष 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका हुआ था 1918 फरवरी मार्च में। खेड़ा भी आपका मार्च और जून 1918 और सहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। 1921 लिखा होता है बहुत सारे बुकों में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार कब प्रयोग में लाया था? तो वह था अहमदाबाद मील हड़ताल। वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूख हड़ताल सबसे पहली बार कब किया था उन्होंने? अहमदाबाद हड़ताल के समय वर्ष 1918 में। ठीक है, कब हुआ था अहमदाबाद हड़ताल? आपका फरवरी मार्च वर्ष 1918। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने किया था। निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्देशित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हुआ था चंपारण। चंपारण के बाद आपका होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद होता है खेड़ा। तो 2 3 4 एक मिनट, चंपारण के बाद अहमदाबाद, ओ सॉरी हटाओ से। पहले हुआ चंपारण 1917, अहमदाबाद मार्च 1918। तो 2 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, ऑप्शन ए हो गया। आपको पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको एक भी याद है हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था चंपारण हमारा 1917 में। अहमदाबाद हुआ था मार्च या फरवरी 1918 में। फिर उसके जस्ट बाद मार्च से लेकर जून तक 1918 में खेड़ा हुआ था। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आपका हुआ था वर्ष 1919 में। ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन सी चंपारण। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये चीज़ें हमने एक्चुअली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। ठीक, वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को लखनऊ में भेंट की। जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने महात्मा गांधी जी से वो कब मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में। और उन्होंने चंपारण आने का क्या किया? आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में
गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी होगी और इसी को हम तीन कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। जो तीन कठिया सिस्टम है, वो तीन कठिया सिस्टम का मतलब ये था कि आपको अपने 20 जो भूभाग है, मतलब अगर 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होती है तो एक, जैसे समझिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक जो कट्ठा होता है, एक कट्ठा उसमें एक बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है। अब इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी होगी, तो इसी को हम 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अवाबों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। किसानों को इस उत्पादन के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था, और ये वर्ष 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे, उनका सबसे पहला सफल सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन महात्मा गांधी जी के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो पहला है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। ये बात सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह वर्ष 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ये कथन भी सही है। कस्तूरबा गांधी जी, उन्होंने विधि का अध्ययन द एनाटॉमी लंदन से किया था। ये सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। हाँ, ये जो किताब है इससे गांधी जी थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका उल्लेख देखते हैं, दिया होगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म वर्ष 1869, जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। पोरबंदर नामक में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकोट में हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी राजकोट में। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी 13 वर्ष में ही इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी के साथ, और इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री की प्रशिक्षण किया था। ठीक है। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी जी को बदल डाला था? सुनिश्चित व्यक्ति का यह नेतृत्व दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और चौथा कहाँ है? चौथा डी। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त एबीसी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है आपका, तो इसमें जो आपका ये वाला था, व्यक्ति का जो कल्याण है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, व्यक्ति का जो कल्याण है वह सबके कल्याण के लिए निहित होता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा था कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी विचारधारा किनसे, गांधी जी की जो विचारधारा थी वह किनसे प्रभावित हुई थी? तो अभी हमने पढ़ा रस्किन से प्रभावित हुई थी, थोरो से प्रभावित हुई थी और टॉल्स्टॉय से। अब इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और
टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? किसने? थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। तो थोरो से उन्हें क्या प्रेरणा मिली थी? सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा उन्हें थोरो से मिली थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आधार करना सीखा। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आधार करना सीखा। और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और वह उनके अहिंसक सहयोग का आधार बना। ठीक है, तो गांधी जी के जीवन में जो थोरो थे, रस्किन थे और टॉल्स्टॉय थे, इनकी विचारधारा काफ़ी प्रभावित हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी संबंधित नहीं थे? इनमें बताना है कि इसमें किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह। तो खिलाफत में थे, सत्याग्रह में थे, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे संबंधित। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से संबंध गांधी जी का नहीं है। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? बंगाल के विभाजन से है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो ये आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन वर्ष 1918 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में किया था। जबकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो चारों के चारों सही हैं, तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। जब आंसर दिया ही है तो फिर उसी चीज़ को मैं दोबारा क्यों रिपीट करूं। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। किसने? जाति विहीन। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरे जीवन का सर्वास है। हरिजन मतलब जो आप जैसे एससी होते हैं, एसटी होते हैं, तो इनको लोग गांधी जी जैसे पहले के लोग इन्हें दलित बोलते थे, दलित। तो गांधी जी इन्हें क्या बोलते थे? हरिजन। हरिजन मतलब हरि, हरि मतलब विष्णु भगवान, हरि के जन। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः इसका उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन शुरू किए थे और जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह का जो सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। तो देखिए, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्हें महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? वर्ष 1917 में, जब चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व हुआ था। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास थोड़ा लेंदी हो गया, लंबा हो गया। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ये तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको क्लासेस कैसे लगी आप मुझे ये थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी होगी तो मैं वीडियोस रेगुलर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो क्लास आपको कैसी लगी, कुछ क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई
चीज़ें ना समझ आई हों तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप बताइएगा, इस क्लासेस को हम एक्सटेंड करेंगे, अपना चलाते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको घटनाचक्र पूरा पढ़ा दूंगा मैं। बाकी अभी आपको पता है 10 सितंबर आपका डेट आया है बीपीएससी का, 71st बीपीएससी का, तो उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी, तो आप इस पर भरोसा करके पढ़िएगा, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ आई तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।